आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। क्या क्या खास बातें होती हैं किसी मैटर के अंदर, और उन जो खास बातें हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उन्हें आप नापने के लिए क्या करेंगे। नापने के लिए देखिए, पहले तो समझिए कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसे आप देख कर या फिर हाथ में रख के या फिर बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो ऐसे आप आसानी से नहीं पता लगा पाएंगे। उसके लिए आपको उसके केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब आपको समझ पाएगा अच्छा ये केमिकली इस तरीके का कॉम्पोजिशन है इसका, ये एसिडिक है, बेसिक है, ये कंबस्टेबल है कि नहीं, मतलब जलता है कि नहीं। ये सब आप कैसे पता लगाओगे, जलाओगे तभी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। और कितनी रिएक्टिविटी है इसकी, आसानी से रिएक्ट कर जाता है या नहीं करता रिएक्ट, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से नहीं पता लगती है। इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है उसकी। ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसे आप आसानी से समझ जाएं, जैसे उसका कलर क्या है देख के पता चलेगा, ऑर्डर मतलब महक कैसी आ रही है ऐसी पता चल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको रिएक्शन तो नहीं करानी पड़ रही, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट जाना है, देख लिए पिघल कितने डिग्री पर आए, तो तब भी वो बर्फ़ से पानी तो बना ना, बस उसके फेस चेंज हुई है, रहा वो अब भी, पहले भी वाटर के मॉलिक्यूल थे अब भी वाटर के मॉलिक्यूल है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जबकि कम्बस्टिबिलिटी और उसका कॉम्पोजिशन, उसके अंदर में मतलब कितने अलग अलग तरह के एटम्स हैं, वो कितना रिएक्ट करता है किसी मॉलिक्यूल के साथ, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, ये सारी जानकारी आपको जो है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब है आपकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे लिख भी रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। बिना उसमें कोई फेर बदल करे हम जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए तो एक केमिकल चेंज अकर होना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वही एसिडिटी, बेसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेजर कर रहे हैं कैसे किसी चीज़ को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ गए, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ गए। अब चलिए आसान सी चीज़ देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नापे कैसे। नापने के लिए जो है ना, हमारे पास दुनिया के अंदर दो सिस्टम है। एक तो इंग्लिश सिस्टम मतलब ब्रिटेन वालों का सिस्टम, एक है हमारे पास मैट्रिक सिस्टम जो कि है पूरी दुनिया का सिस्टम, या फिर ये कह सकते हैं कि ये है फ्रांस का सिस्टम। क्योंकि जो भी काम करते थे ब्रिटेन वाले फ्रांस को, उनका बस विरोध करना ही था, बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहते थे वो, इसलिए उनका जो सिस्टम था इंग्लिश सिस्टम वो उन्होंने नहीं अपनाया, अलग से डेवलप करा अपना। तो इस फ्रांस के सिस्टम को जो है, इसको फ्रांस में कहा जाता था सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7 टर्म्स हैं यहाँ पे, सातों के ऐसा यूनिट्स दे रखे हैं। लेंथ नापना है तो मीटर में नापिएगा आपसे ज़िंदगी भर। ठीक है, क्योंकि दुनिया में वही उसी चीज़ में नापते हैं ज़्यादातर जगह पर। चाहे तो फुट में भी नाप सकते हैं, चाहे तो किसी और चीज़ में भी नाप सकते हैं। आप तो ये भी बोल सकते हैं हाँ भाई मेरे हाथ के हिसाब से इतना है लेंथ मानता हूँ मैं तो, पर उससे दूसरा कैसे समझेगा, आप समझ रहे हो पर दूसरा थोड़ी समझ पाएगा कि आपके हाथ की लेंथ कितनी है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना होना चाहिए, यही है ऐसा यूनिट का मेन पर्पज़। तो लेंथ के लिए मीटर निकाल दिया गया, आप जानते हैं, आपको पता ही है मीटर कितना लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। आगे है मास के लिए आप किलोग्राम का यूज़ करेंगे। जबकि वेट सब बोल देते हैं, अच्छा वेट होता है किलोग्राम में, वेट नहीं होता। वेट तो वैसे आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक पता ही होगी, अब तो साइंस के स्टूडेंट हैं आप, कि वेट होता है कि आप फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी की वजह से। जबकि मास जो है वो तो आपकी इंट्रिंसिक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है बिल्कुल, कि आपके अंदर का जो है ना मैटर जो है कितना भार ले रखा है उसने अपने अंदर में। ठीक है, तो किलोग्राम में निकालते हैं मास को। टाइम है आपका सेकंड में, ये उसकी ऐसा यूनिट आवर में नहीं है, ना ही मिनट में है, ना ही डेज़ में है, सेकंड में बिल्कुल सेकंड ही है इसकी ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट उसको हम एम्पियर में निकालेंगे। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफ़र पर सेकंड। आगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर निकालने के लिए अगर आप बात करें ऐसा यूनिट की तो वो है केल्विन, ना ही फ़ारेनहाइट है और ना ही सेल्सियस, जबकि बल्कि केल्विन में हम नापते हैं हर चीज़ को। ऐसा यूनिट के बारे में बात करें क्यों, क्योंकि केल्विन में कई सारी चीज़ों में हमें आसानी मिल जाती है और उसमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप माइनस में भी आसानी से, माइनस के जो डिग्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स में और बहुत ज़्यादा जो लो टेम्परेचर्स पे, उस वक्त जो है कंसिस्टेंसी केल्विन की थोड़ी ज़्यादा बेहतर देखी गई है बाकी सबसे। और इसके बारे में तो आगे आप समझ जाएंगे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। आगे बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए ये बड़ी खास चीज़, आप सोच रहे होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मास भी है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम में, तो जवाब है नहीं। ये तो बता रहा है कि उसके अंदर का मास एक अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में भी आप अलग से धीरे धीरे समझ जाएंगे, है ना। मास यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बात है गिनती में कितना है, मतलब 1 सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंस है, 3 है, 1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, कुछ लाख करोड़ है, कितने हैं। क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो कई अरब खरब मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात कर रहे होते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा नंबर होता है हमारे लिए।
इसकी ऐसा यूनिट है मोल। मोल क्या होता है? मोल एक बहुत बहुत ही बड़ा नंबर है, लगभग 60 लाख लाख करोड़ के करीब है, लगभग लगभग इतना ही, ठीक है। ऐसा है 6 ट्रिलियन ट्रिलियन 10 है ना, 60 ट्रिलियन ट्रिलियन, इतना बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इतने बड़े नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं, मोल को कह देते हैं इतने बड़े नंबर को हम एक मोल, ठीक है। मतलब इतना सारा सब्सटेंस है वहाँ पे, एक मोल कहा तो मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी एंटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जब जैसे एक दर्जन होता है ना, एक दर्जन एक नंबर है, ठीक ठाक छोटा सा नंबर है 12, 100 एक नंबर है, ठीक है, ठीक ठाक सा नंबर है 100। वैसे ही 1000 भी एक नंबर है बड़ा सा, 1 मिलियन एक नंबर है, बिलियन एक नंबर है, ट्रिलियन एक नंबर है 1 लाख करोड़। वैसे ही ट्रिलियन से भी एक बहुत बड़ा नंबर है 60 ट्रिलियन ट्रिलियन के आसपास का एक नंबर है ना, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर जिसका इस्तेमाल कर देते हैं हम किसी चीज़ के अंदर। मान लीजिए कि 18 ग्राम पानी अगर आप ले लें ना, तो उसके अंदर एग्जैक्टली 60 ट्रिलियन ट्रिलियन एटम्स के आसपास होते हैं उसके अंदर, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स के आसपास रहते हैं उसमें इतने, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। आगे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब के पर यूनिट एरिया में वो कितनी चमक दे रहा है, चमक नहीं मतलब लाइट छोड़ रहा है अपने अंदर से, ठीक है। चमक तो रिफ्लेक्शन को कह देते हैं, ठीक है। तो कितनी लाइट छोड़ रहा है अपनी पर यूनिट एरिया में। जैसे कि आप देखें सूरज को, तो पर यूनिट एरिया में बहुत बहुत लाइट छोड़ता है वो, इसलिए इतनी दूर से दिख जाता है। जबकि आप अपने घर के अंदर जो एलईडी है उसको आप देखें तो इतनी ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं है उसकी, पर यूनिट एरिया में कम ही लाइट छोड़ रहा है वो। जबकि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखें तो वो तो उससे भी कम लाइट छोड़ रहा है, उसकी ब्राइटनेस उससे भी कम है। ब्राइटनेस आप समझ सकते हैं, ब्राइटनेस एक अच्छा टर्म है समझाने के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। आगे देखिए बोल रहे हैं कि इससे समझ भी तो लीजिए कि आपने समझ ये तो सुन लिया कि क्या होता है एसआई यूनिट्स, पर वो बना कैसे। लेंथ को जो है मीटर में निकालते हैं, पर एक मीटर होता क्या है। अब आप ये मत बोलिएगा इतना लंबा, ये तो आप मीटर स्केल से बता रहे हैं। मीटर स्केल को कैसे पता चला, मीटर स्केल बनाया किस बिहाफ पे गया है, वो इस बिहाफ पे हमने ये चीज़ कंफर्म कर ली कि भाई आपका जो है 1 सेकंड में लाइट जो है ना इतना जाता है, ठीक है। हमने मान लिया कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है ट्रैवल कर रहा है लाइट, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 3 लाख कर दें तो इतने सेकंड में जितना ट्रैवल करता होगा लाइट, उसको मान लिया हमने 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका किलोग्राम, किलोग्राम का तो बात आसान है भाई, किलोग्राम का निकालने के लिए प्रोटोटाइप है, देखिए बैठे हुए हैं लेकर प्रोटोटाइप को, छोटा सा जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जितना वेट होगा ना इसका, इसी को मान लिया पूरी दुनिया ने कि ये है 1 किलोग्राम। इसका डबल जब भी वेट होगा उसको 2 किलोग्राम मानना है, इसका जो आधा वेट होगा उसको आधा किलोग्राम मान लेना, समझ गए। आगे बोल रहे हैं सेकंड, सेकंड क्या होता है। सेकंड कुछ नहीं होता, देखिए सेकंड ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। सीजियम एक एटम होता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम का जो है ना खास तरह का आइसोटोप सीजियम 133, ठीक है, ये एक एटम है जिसमें देखा गया कि जब अपना ये 6 शेल का के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब अपना चेंज करता है ना स्टेट, हाइपर स्टेट पे आता है, फिर हाइपर स्टेट से जब वापस आता है अपने नॉर्मल स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, जब वो आता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। ये वैसे शायद आपको अभी नहीं पता होगा, बाद में धीरे धीरे पता चली आएगा। जब भी आप देखते हैं कहीं पे भी लाइट जलती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हो रही होती है वहाँ पे। जो आप विजिबल लाइट देख रहे होते हैं ना, वो एक तरह का ईएम वेव है। ईएम वेव 3 तरह के होते हैं, एक विजिबल लाइट जो कि हम देख पा रहे हैं आंखों से, एक होता है अल्ट्रावायलेट, एक होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट को नहीं देख पाते, तो एक जो है एक वेव है आपका, अब ये पता नहीं अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड है, मेरे ख्याल से अल्ट्रावायलेट ही है, तो वो छोड़ता है वेव। वो जो वेव छोड़ेगा उसमें जब इतने सारे वेव्स होंगे ना, वो लगभग 919263117770 हर्ट्ज, मतलब कि इतने सारे वेव्स जितनी देर में छोड़ेगा उसको हम बोल देंगे 1 सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में वो इतने सारे वेव्स छोड़ रहा है अपने अंदर से, ठीक है। वेव्स देखा जाए तो वेव तो एक ही है, उसके अंदर में ये जितने साइकिल्स है ना, वो जितने छोड़ रहा है उसको बोलते हैं हम 1 सेकंड, ठीक है। इतने सारे साइकिल्स मतलब इतने सारे जो वेव्स हैं, ठीक है, वो जब छोड़ेगा तो उसको हम बोल देंगे कि हाँ भाई 1 सेकंड वक्त बीत गया, क्योंकि 1 सेकंड में इतने सारे वेव्स छोड़ देता अपने अंदर से। समझ गया आप इतनी बात? आई होप कि समझ में आ गई होगी ये बात, वरना आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा इसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं एम्पियर। एम्पियर क्या होता है भाई, एक कूलम चार्ज जब ट्रैवल कर देता है 1 सेकंड के अंदर, उसको एक जो है एम्पियर बोल देते हैं। बाकी इसको 2 करंट, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर 4 में अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि 2 पैरेलल वायर्स ले ली, उसके अंदर से कुछ करंट बहाया गया, जब वो दोनों वायर्स अपने आप में एक दूसरे को धक्का देंगी, वो ये आप 12th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ लेंगे फिजिक्स में,
कि जब धक्का देंगे, और धक्का कितना देंगे, लगभग 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ के बराबर जब धक्का दे रहे होंगे ना दोनों को, एक दूसरी जो है रॉड्स हैं, क्योंकि दोनों में जब आप करंट दौड़ाएंगे एक ही डायरेक्शन में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये दोनों वायर्स, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो कहा जाएगा जब ये इतना धक्का लगाएं एक दूसरे को तो कि दोनों ही तारों में 1-1 एम्पेयर का करंट दौड़ रहा है। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं आप कि 1 कूलम चार्ज ये ट्रैवल करवा रहा है 1 सेकंड के अंदर अपने अंदर से। आगे बोल रहे हैं केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन, ये आप अपनी क्यूरियोसिटी दिखाइए और खुद से ढूंढने की कोशिश करिए। आगे मोल आपको पता ही है, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है जो कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एंटिटी, उसके बराबर होता है वो। ठीक है, एक बस बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 1 लाख एक बड़ा नंबर है, या फिर 100 करोड़ एक बड़ा नंबर है, या फिर 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन एक बड़ा नंबर है, वैसे उससे भी एक बड़ा नंबर है मोल। ठीक है, तो वो एक नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अरब खरब एटम बोलने से बचें। हम बोल दें कि 1 मोल है, यहाँ पे 1.5 मोल है, आधा मोल है, ये सब बोल देंगे तो आसानी रहती है थोड़ी सी। आगे बोल रहे हैं कैंडिला। कैंडिला आपका, ये भी आप खुद से ढूंढ लीजिए आगे क्या है। आगे देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 10 होता है, 10 को हम बोलते हैं डेका। डेका मतलब 10। ठीक है, 100 गुना कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोल देते हैं हेक्टो। कोई चीज़ 1000 गुना होती है तो उसको हम बोल देते हैं किलो। कोई चीज़ होती है 10 लाख गुना तो उसको हम मेगा बोल देते हैं। कोई चीज़ 100 करोड़ गुना होती है तो उसको हम बोल देते हैं गीगा। 10⁻9 को गीगा, जबकि 10⁻12 को टेरा, और वैसे आगे पीटा और एक्सा और जीटा और योटा। वैसे ही हम कम होते हुए चले जाएँ तो 10⁻⁻10 मतलब 10 गुना कोई चीज़ छोटी है। जैसे डेसीमीटर, तो वो होता है आपका 1 मीटर का 10वां हिस्सा, डेसीमीटर। ठीक है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर जो है वो आपका 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, मतलब 10वां हिस्सा 1 मीटर का, तो डेसी। वैसे ही आप जो है सेंटी होता है 100वां हिस्सा किसी चीज़ का, मिली होता है 1000वां हिस्सा, माइक्रो होता है 10 लाखवां हिस्सा, नैनो होता है 100 करोड़वां हिस्सा, मतलब 10⁻9 पीको होता है 1 लाख करोड़वां हिस्सा, 10⁻12। वैसे ही फेमटो होता है 10⁻15। वैसे ही एटो आता है, जेप्टो आता है, योक्टो आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मास और वेट में क्या फ़र्क है। भाई बहुत ही आसान सी चीज़ है। मास होता है कि आपके इंट्रिंसिकली आपके जो बॉडी के अंदर है, देखो और समझोगे ना तो ये चीज़ डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। इसको आपको डिफाइन करना थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए आप जानते हैं कि भाई एटम्स किस चीज़ से बना है, क्वार्क से मिलके बने, और भी ज़्यादा मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं आपके बन के, ये सब चीज़ें भी कुछ चीज़ों से बनी है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है आपका क्वार्क से, वैसे ही जो है आपका इलेक्ट्रॉन एक तरह का लेप्टन है। वैसे ही जो है एक और होता है फंडामेंटल पार्टिकल, उसको बोलते हैं बोसोन। तो इन सब की अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, मतलब कि वैरायटीज़ आती हैं। उसी में से एक वैरायटी का बोसोन होता है जिसको हम बोलते हैं हिग्स पार्टिकल, या फिर कहते हैं हिग्स बोसोन का पार्टिकल। तो उसकी क्या खासियत होती है? उसका काम ही यही है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें उसको अपना जो है ना वेट प्रोवाइड कराना, वेट नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से, मास प्रोवाइड करना, कि जो जिससे ज़्यादा इंटरेक्शन करता है उसे वो उतना, जिस एलिमेंट से वो इंटरेक्ट करता है बोसोन का पार्टिकल, हिग्स बोसोन का पार्टिकल, उसे वो उतना ज़्यादा वेट या फिर कहें तो मास प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। जब मास प्रोवाइड करता है तो उस हिसाब से हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, हाँ भाई इसमें ज़्यादा मास है, इसमें कम मास है। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जिसके अंदर हमने देखा है वो है आपका न्यूट्रॉन, सबसे ही ज़्यादा इंटरेक्ट करता है उससे। उसके बाद देखा प्रोटॉन को, और उसके बाद बहुत बहुत कम करता है उन सबके मुकाबले इलेक्ट्रॉन से, इसलिए उसमें ज़्यादा मास नहीं होता। और अगर देखा जाए सबसे कम ब्रह्मांड के अंदर अगर किसी चीज़ से वो करता है इंटरेक्ट, तो मेरे ख्याल से वो है लाइट, या फिर कहें तो फोटोन। वो कहते हैं ना मासलेस है फोटोन, तो एक्चुअली मासलेस है या नहीं ये तो थोड़ा डिबेटेबल बात हो गई। चलिए फिलहाल हम बोल रहे थे कि मास क्या होती है। मास ऐसी चीज़ है जिसको आप मान कर चलिए कि वो आपके अंदर है मास, जिसके वजह से वो जो आप ग्रेविटी की कोई भी चीज़ है उसमें आप धकेले चले आते हैं। एक और तरीका हो सकता है मास को दिखाने का ये कि स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है, हम जो है ऐसा मानते हैं जैसे स्पेस एक खाली जगह नहीं है भी और नहीं भी है। मतलब ये कहते हैं कि एक है, स्पेस भी अपने आप में एक एंटिटी है। स्पेस, खाली स्पेस भी है ना, वो भी अपने आप में एक एंटिटी है। ऐसा है जिसके अंदर जो है, जो हर चीज़ जिसके अंदर भी मास है वो उसके अंदर डेंट बना देती है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा मास, थोड़ा सा डेंट, ज़्यादा मास, ज़्यादा बड़ा डेंस। जैसे सूरज ने बहुत ज़्यादा मास है उसका, इसलिए वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा फैब्रिक के अंदर डेंट बना रखा है। तो जिसकी वजह से हमने कई बार ये भी देखा एक्सपेरिमेंट के जरिए कि पीछे से जो लाइट आ रही होती है उसको बैंड करके भेज देता है हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा स्टार है जो हमें दिखना नहीं चाहिए था उतनी जल्दी टाइम से पहले, पर वो टाइम से पहले ही दिख जाता है। सूरज के पीछे होता तब भी दिख जाता है हमें, उसकी लाइट ऐसे घूम के ट्रैवल करके हमारे सामने आ गई। इस समय समझ में आया कि भाई जो बड़े बड़े मास वाली चीज़ें वो डेंट पड़ाते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर, छोटे कम मास वाली चीज़ें कम डेंट पड़ाती हैं। तो ये भी एक तरह का डेफिनेशन हो सकता है कि मास
जो है इक्विवेलेंट होता है कि कितना बड़ा वो डेंट लगाता है स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर। तो ये एक करने का तरीका है। वैसे आप कन्वेंशनली ये समझ सकते हैं कि मास जो है हमारे अंदर बस है कुछ, ठीक है, एक प्रोटोटाइप है कि उसका जितना भार हमें धरती पे फील होता है उतना ही भार अगर किसी और चीज़ का भी धरती पे ऐसा फील होता है उसके अंदर बोलेंगे भाई 1 किलोग्राम जितना मास है। वेट को बोल देते हैं कि फोर्स हम कितना लगा रहे हैं ज़मीन के ऊपर। जैसे मान लो मैं 60 किलो का हूँ, तो मैं 60 इंटू में फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है मेरा 60, एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट धरती का होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 60 हो जाएगा 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ मैं धरती पे। जबकि 1 किलोग्राम का कोई वेट है, मतलब मास है, तो वो वेट उसका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन का, क्योंकि 1 इंटू 10 तो इतना वेट लगा रहे हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स वो वेट, जबकि मास तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अमाउंट ऑफ मैटर जितना है बॉडी के अंदर उससे डिफाइन किया जाता है। तो मास आप चाहे सूरज पे जाइए, सूरज पे जाएंगे तो बचेंगे नहीं, जुपिटर पे जाइए, नेपट्टून पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, मास आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द यूनिवर्स। शायद पता नहीं, अभी इसके बारे में इतना थॉट प्रोसेस एनालिसिस नहीं करिए इस पे ऊपर इतने ज़्यादा। पर अभी अगर आप वेट की बात करें तो डेफिनेटली जगह जगह पे बढ़ जाएगा। वेट तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो वेट, वेटलेसनेस बोल देते हैं जब आप स्पेस में जाते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई खींच ही नहीं रहा होता, मतलब खींच रहा होता है उस टाइम पे आपको फील होना बंद हो जाएगा वो वेट बाकी सबका। तो बाकी आप अगर जाएंगे यहाँ पे क्या कहते हैं चांद पे आएंगे तो आपका वेट जितना यहाँ पे उसका 1/6 ही बच जाएगा। 100 किलो के यहाँ पे होंगे तो वहाँ पे 20 किलो से भी कम के ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है हमें कि वेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, जबकि मास विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। मतलब इतना हम मान सकते हैं। लिख रखा है यहाँ पे मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। आगे बोल रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है कितनी जगह कोई चीज़ घेरता है उसको हम वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। और इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, देखा जाए तो इसमें भी कुछ समझाने की कोशिश की गई है। आप चाहें ना तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब होता है आपका 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। आप मान सकते हैं कि पहले आप ना 1 लीटर समझ एक लेंथ ले लिए 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, उतना ले लिया। फिर दोनों को 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर देखिए तीनों को 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर देखिए कि वॉल्यूम कितना आ रहा है। फिर ऐसे ही आप जो सेंटीमीटर से और डेसीमीटर से सबसे करने की कोशिश करिए और सबको आपस में कंपेयर करने की कोशिश करिए, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, आई होप। आगे क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इतना आपको पता हो गई। आगे बोल रहे हैं टेम्परेचर आपको देखिए टेम्परेचर क्या होता है। देखिए मास और वेट का बहुत अच्छा फोटो होता है, यहाँ पे दिखाना भूल गया मैं कि यहाँ पे अर्थ के ऊपर इन्होंने देखा कि ये है वेट से नापा जा रहा है इस चीज़ को, मास नहीं है वेट है, कि 100 न्यूटन का वेट ये एग्जर्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, मतलब कि 10 किलो का है बच्चा। जबकि यही जो है मून के ऊपर सेम यही अगर वेइंग मशीन लेकर जाएगा तो सिर्फ 16 न्यूटन दिखाएगा इसको, मतलब ये सिर्फ 1.5 किलो का है, मतलब 1.25 किलो का सिर्फ। तो ये तो हिल जाएगा देख के हैं कि इतनी जल्दी वेट कैसे कम हो गया। तो वेट कम हो सकता है जगह जगह के हिसाब से, पर मास उतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर को दिखाने के लिए देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे डिपिक्टेशन है किस चीज़ की, टेम्परेचर की। देखिए जितने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी बॉडी के अंदर, गैस होगा तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स हिलेंगे, पर अगर कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम हिलते हैं, वो चीज़ वाइब्रेट आपस में ज़्यादा कर रही होती है। तो उसी वाइब्रेशन से और अंदर के जो कई सारे पार्टिकल मूव भी कर रहे होते हैं इधर से उधर। तो ये जितनी भी मूवमेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम मतलब कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है कम है कितना है जो भी नाप रहे हैं, उसी को हम बोल देते हैं टेम्परेचर। कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। या कहें तो हलचल कितनी है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें ज़्यादा हलचल है बोलेंगे उसमें ज़्यादा टेम्परेचर, जिसमें कम हलचल है उसमें कम टेम्परेचर। अब कम करके करते आप सोचिए इन सब की हलचल को आप कम कर दें, कम करते जाएँ बहुत ठंडा हो जाएगा, 0 डिग्री पे जाएगा, -10 डिग्री, -20 डिग्री। बताइए कभी ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल हिलना बंद कर दें, कि यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडिंग स्टिल हो जाए, बिल्कुल हिले ही ना, इधर से भी हिले ना डोले, कुछ ना करें, तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर कितना होगा? आप में से कुछ बोलेंगे शायद 0 डिग्री सेल्सियस, तो जवाब है नहीं। आपने सुना होगा -50 डिग्री सेल्सियस भी होता है, कहीं कहीं पे तो टेम्परेचर होता है किसी जगह पे धरती के ऊपर। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रुकी हुई चीज़ को हम और रोक तो सकते नहीं है, ठीक है। ऐसा ये तो ऐसी बात हो गई कि एक रुकी हुई साइकिल को और ज़्यादा रोक देना, तो वो पहले से ही बैठी हुई है, कहाँ कितना रोकोगे? माइनस में करोगे तो मतलब और पीछे ले आओगे तो रिवर्स में चलाना होगा, वो भी तो एक तरह से चलाना ही हो गया, तो नहीं कर सकते आप रुकी हुई चीज़ को और ज़्यादा रोक नहीं सकते, ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ हो गई। तो ये जो पॉइंट होता है ना जिस टाइम पे सारे मॉलिक्यूल्स उसके उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो जाए, बिल्कुल एक जगह पे बैठ जाए वो सब कुछ, जो कि होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है कुछ, तो उसको बोलेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कहें तो 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, समझ गए। इसीलिए उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि उससे पीछे टेम्परेचर जाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं यहाँ पे। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/32, वो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 के। ये चीज़ आपको वैसे पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में आया था, और ये चीज़ तो बेसिक सा फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए कि आप जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आगे बोल रहे हैं केल्विन को अगर आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो कुछ नहीं, जहाँ से केल्विन शुरू होता है सेंटीग्रेड वहाँ पर होता है -273। तो जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे केल्विन कहलाएगा आपका 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। मतलब 0 डिग्री यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख दूँ सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे केल्विन हो जाएगा 273 डिग्री, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ये चीज़ दिखा रखी है कि जब जितना क्या है उसमें क्या क्या चल रहा है। 0 डिग्री पे देखिए ये -273 चल रहा है, नहीं -2 नहीं, प्लस का 273 डिग्री केल्विन है। उस वक्त में 0 डिग्री सेल्सियस है, उस वक्त में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सबका चेंज होता जाता है।